जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सेंटर 21। आज हम कक्षा 10 वालों के लिए मॉडल पेपर लेकर आए हैं और यह मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने जारी किया है। और एक बात यह है कि ये यूपी बोर्ड का है। यह जो मॉडल पेपर है इसे यूपी बोर्ड ने जारी किया है और ये यूपी बोर्ड का है। तो चलिए अब सीधे हम शुरू करते हैं। ये विज्ञान है कक्षा 10 वालों का, पूर्णांक 70 जैसा कि सबको पता है और समय 3 घंटे 15 मिनट, ये भी सबको पता है। पेपर को लिखने से पहले कुछ निर्देश दिया रहता है, इसे पढ़ना चाहिए और उसके बाद ही आपको पेपर को हल करना चाहिए। निर्देश में दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। फिर इसके बाद सामान्य निर्देश है। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों का खा गा में विभाजित है और प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी है, जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो यहाँ तक निर्देश हो गया। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे निर्देश में क्या कह रहा है। तीसरा, प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। ऐसा नहीं कि आप खंड का उत्तर खंड गा में लिखेंगे, जब आपको एक खंड के सभी प्रश्न एक साथ ही लिखने हैं। और प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं और आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों द्वारा, रासायनिक समीकरणों द्वारा कीजिए। तो चलिए इतना निर्देश है। अब सीधे हम चलते हैं प्रश्न पत्र पर। खंड का शुरू होता है। खंड का में आपका भौतिक विज्ञान फिजिक्स है, जो फिजिक्स आपका 10 पार्ट से शुरू कर 13 पार्ट तक रहता है। हाँ चलिए तो सीधे शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और जान लीजिए कि यह मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने जारी किया है। यह मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने जारी किया है। खंड का हमारा शुरू होता है कि किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। कब बन सकता है? तो किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बन सकता है। यही आपका आंसर है, अवतल दर्पण। फिर प्रतिरोधकता का यसाई मात्रक है। प्रतिरोधकता का यसाई मात्रक है ओम मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। और तीसरा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं, जनरेटर, जिसे हम लोग अपने भाषा में जनरेटर कहते हैं। हाँ, तो जनरेटर हो गया। इसके बाद हमारा आज 3 प्रश्न हो गया। ये देखिए, चलिए अब सीधे चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न में कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तीसरा, पक्षमाभी द्वारा ही परिवर्तन किया जाता है फोकस दूरी में। अब देखिए, ये आपका 4 बहुविकल्पी था। इसके बाद अब प्रश्न 2 का शुरू होता है। वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों? तो वाहनों में उत्तल दर्पण लगाया जाता है पीछे को देखने के लिए। इसलिए लगाया जाता है कि जो उत्तल दर्पण है ये बहुत सारा एरिया कवर करता है। इससे कोई वस्तु अगर बहुत दूर भी रहती है फिर भी हम उत्तल दर्पण में उसे देख सकते हैं। अब हमारा अगला है 2 का खा वाला। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने? तो इसका एक फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो इसमें देखिए फोकस दूरी यानी 1/f दिया है, फिर इसके बाद वस्तु का लेंस से दूरी भी दिया है, तो आप इसी पर रख कर निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा गा वाला है जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है? जरा दृष्टि दोष का मतलब जब किसी मनुष्य को निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाता है, तब उसे हम कहते हैं जरा दृष्टि दोष। और इसका निवारण दोनों प्रकार के लेंस यानी द्विफोकसी उत्तल अवतल लेंस लगाकर किया जाता है। हाँ, अगला है 3 का प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने नंबर 1 5 सेंटीमीटर दूरी पर, नंबर 2 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा? सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन का नियम। तो प्रकाश का परावर्तन का यह नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, समान होते हैं। इसके बाद देखिए, लेंस के फार्मूले में और दर्पण के फार्मूले में केवल इतना सा अंतर है कि दर्पण में होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u और लेंस वाले फार्मूले में सूत्र में होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। केवल माइनस लग जाएगा, अथवा करके दिया गया है। लेंस क्या होता है?
प्रकाशित गुणों के आधार पर यह कितने प्रकार का होता है? उत्तर लेंस के प्रथम फोकस तथा लेंस के बीच पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख खींचकर दर्शाइए। इसके बाद आता है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? पदार्थ के दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के किसी अन्य तार लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2a है? हाँ, तो देखिए किसी चालक का प्रतिरोध जो है निम्न कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, उसके जो है क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यह हम आपको बताते हैं कि विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती। क्या उसका जो प्रतिरोध होता है, तो हम इसके सीधा इसका आंसर लिख देंगे कि या लंबाई पर निर्भर करता है या क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। फिर इसके बाद हम इसे हल करेंगे। या अथवा करके दिया है कि विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध यदि समांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाएं तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। ये 2 है। आप खा में 2 दिया गया, 4 नंबर का है, किसी एक को कर देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। इसके बाद है कि विद्युत मोटर का नामांकित चित्र खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। ये 7 नंबर का है। अथवा परिनालिका किसे कहते हैं? परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? देखिए, आपको विद्युत मोटर का नामांकित आरेख मतलब चित्र बनाना है। फिर उसके बाद इसकी कार्यविधि मतलब विद्युत मोटर की परिभाषा, संरचना, सब ये सब लिखना है चित्र बनाने के बाद। तो विद्युत मोटर की परिभाषा होती है कि विद्युत मोटर एक ऐसे यंत्र है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। चलिए अब हम खंड खा शुरू करते हैं। खंड खा हमारा आता है केमिस्ट्री से। कहाँ से आता है? केमिस्ट्री से। तो हमारा प्रश्न 5 का होगा। हमारा प्रश्न 5 का है जिंक प्लस कापर सल्फेट जिंक सल्फेट प्लस कापर रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की? ये देखिए यहाँ पर दिया है जिंक प्लस कापर सल्फेट, फिर ये तीर का निशान है, फिर जिंक सल्फेट प्लस Cu। अब देखिए यहाँ पर कापर सल्फेट है, यहाँ पर देखिए कापर सल्फेट है और यहाँ पर हो गया जिंक सल्फेट, यानी यहाँ पर कापर है और यहाँ पर जिंक है। तो जिंक जो है कापर को हटा दे रहा है, मतलब विस्थापित कर दे रहा है। तो हमारी अभिक्रिया कौन सी होगी? हमारी अभिक्रिया होगी विस्थापन, क्योंकि जिंक जो है कापर को विस्थापित कर दे रहा है। समझे? हमारा दूसरा उत्तर है विस्थापन अभिक्रिया। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया गया है जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो जल की कठोरता को हटाने के लिए धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। किसका? धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। हाँ, निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है? क्या? OH एक क्रियात्मक समूह है। फिर हमारा प्रश्न 6 का शुरू होता है। 6 का है कि रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। अब हम इसका उत्तर बताते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। इसके बाद हमारा आता है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए बाबू, आधुनिक आवर्त नियम है कि तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं और आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। उसकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है। अब कह रहा है प्रश्न 7 का निम्नलिखित का IUPAC में नाम लिखिए। हाँ, तो क्या दिया गया है? दिया गया CH3 एक संरचना दी गई है। ये CH3, फिर यहाँ पर देखिए COOH जो है अम्ल का प्रतीक होता है, मतलब ये जो क्रियात्मक समूह ये अम्लीय है। तो इसका हो जाएगा, ये देखिए CH3 1, 2 और 3, 1 4, 1 5। तो इसकी हम गणना करके इसकी हम पहचान बता देंगे कि ये एक अम्ल है। और इसका IUPAC नाम हम एक वीडियो बनाए, आप उससे देख सकते हैं कि IUPAC नाम कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद है संक्षारण किसे कहते हैं? धातुओं की संक्षारण की रोकने की 2 विधियां लिखिए। संक्षारण का मतलब जानते हो, जैसे कोई धातु रखी गई है बाहर हवा में, वो बाहर की नमी से भीगने उगने पर उसमें जंग लग जाता है, इसी जंग को हम लोग संक्षारण बोलते हैं। और धातुओं की संक्षारण रोकने की 2 विधि, एक तो उसे हम पेंट कर सकते हैं और एक विधि है गैल्वेनीकरण द्वारा। यही 2 विधि है। हाँ, हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8
निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। किस पर? कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, साबुन की सफाई प्रक्रिया, और तीसरा समजातीय श्रेणी अथवा निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण दीजिए। एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है और एथिल अल्कोहल को 443 केल्विन ताप पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। तीसरा, मेथेन को वायु में जलाया जाता है। मेथेन का फार्मूला किसे किसे पता है? अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, नहीं पता है तो हम हैं। तो मेथेन का फार्मूला होता है, सूत्र होता है CH4। हाँ, हमारा अगला है कि एथेनोइक अम्ल एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है। हाँ, तो अब हमारा समाप्त होता है खंड खा। अब हमारा आएगा खंड गा। खंड गा हमारा आता है जीव विज्ञान से। किससे? बायोलॉजी से। प्रश्न का, निम्न में से कौन में मादा जननतंत्र का भाग नहीं? तो इसमें जो डिम्ब वाहिनी है यही आपका आंसर सही होगा। और दूसरा प्रश्न है, जीवाश्म में ऊर्जा का स्रोत है। जीवाश्म में ऊर्जा का स्रोत है कोयला। क्या है? कोयला। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है गा वाला, पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है? पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है? तो पवन चक्कियों का उपयोग यांत्रिक कार्य को करने में होता है। वे पदार्थ, हमारा अगला प्रश्न है घा वाला। घा वाला क्या कह रहा है प्रश्न? वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? जैव निम्नीकरणी। वही देखिए, दोनों हम एक ही साथ प्रश्न उत्तर ले लिए हैं। प्रश्न 10 का क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और इसके उप उत्पाद क्या हैं? प्रश्न खा है, पुष्प के बीजांड का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, आपको चित्र बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, बायोलॉजी में और फिजिक्स में जरूर पूछता है। अगला है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? फिर प्रश्न 11, कायिक प्रवर्धन क्या है? कायिक प्रवर्धन वही जो तने से काट देते हैं, टहनी से काट देते हैं, तो इसी को हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। जैसे आलू है, आलू भी एक कायिक प्रवर्धन है। 4 नंबर का आया है। और मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये भी 4 नंबर का है। इसमें 2 नंबर चित्र बनाने के लिए तथा 2 नंबर इसके बारे में लिखने के लिए आपको मिलेगा, 4 नंबर। इसके बाद शुरू होता है खा वाला। देखिए, उस दोनों में से आपको एक ही करना था। खा वाला शुरू होता है, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं? मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए अथवा जीवाश्म क्या है? वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? इसमें देखिए, एक प्रश्न है कि लिंग गुणसूत्र क्या है, ये है 2 नंबर का। और दूसरा प्रश्न है मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए, ये 2 नंबर का। यानी तब कुल मिलाकर 4 नंबर। फिर इसमें जीवाश्म क्या, ये 2 नंबर का। ये जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं, ये 2 नंबर का। तो इस दोनों में से आपको एक ही करना है। इसके बाद आता है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। अथवा पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं? पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। बस यही 12 प्रश्न आया है। हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप इसे ले सकते हैं।